नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 एंड 3 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, सो जो आज पहली दफा जुड़ रहा हूं उनको मैं बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारी सैटरडे को न्यूज रही थी उन पर बेस्ड एमसीक्यूज का। ओके, वो रिवीजन रहेगा और प्रीवियस न्यूज का कनेक्शन करेंगे मेरे भाई, कनेक्ट करेंगे। ओके, देन फिर बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, जिसमें कि आज विराट कोहली रिलेटेड भी एक न्यूज है मेरे दोस्त। और ओवरऑल कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। सेमीफाइनल में हम लोग ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप मेरे दोस्त चीजें बेहतर रहे। ओके, फाइनल का बदला हम लोग सेमीफाइनल में लें। चलिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं इस बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम ही हो। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। और साथ में तुम लोगों का सिलेक्शन भी हो एसबीआई क्लर्क में। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का कोट काफी शानदार है मेरे दोस्त, लिखा हुआ है बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये बात तो मैं कितने दिन से आप लोगों से बोलता हुआ आ रहा हूं कि अपने पे भरोसा रखो, अपने पे भरोसा। अगर आपने अपने पे भरोसा करना सीख लिया ना मेरे भाई, तो फिर आपको ये मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना समझ लो, एक डिसिप्लिन और एक मेरे दोस्त खुद पे भरोसा कि हाँ यार, मुझे पता है कि मेरे को डिसिप्लिन में रहना है, मुझे अनुशासन के साथ चलना है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये नहीं खाना तो नहीं खाना, मुझे यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे यहाँ अपना समय किल नहीं करना तो नहीं करना। अनुशासित होना बड़ा जरूरी है और अनुशासित होने के साथ साथ खुद पे भी भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा रखना बहुत आसान है मेरे भाई, बस आपको अपने काम को लगातार करना होगा। और जैसे जैसे लगातार आप काम को करते रहेंगे ना, तो खुद ब खुद भरोसा आने लगेगा। और एक बात और याद रखना, डिसिप्लिन, बिलीव इन योर सेल्फ, और जो बड़े गोल है उन बड़े गोल के छोटे छोटे गोल बनाना मेरे भाई। बड़े गोल के छोटे छोटे गोल, जब छोटे छोटे गोल आप अचीव करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो बड़ा गोल अचीव होना मेरे दोस्त असंभव नहीं नजर आता। मैं हमेशा से बोलता हूं कि रेस अगर आपको दिख रही है 5 किलोमीटर की, तो पहले आपको रेस छोटी दिखनी चाहिए। आप उसे सोचो आधा किलोमीटर की, फिर 1 किलोमीटर की, फिर 1.5 किलोमीटर की। और जैसे जैसे वो कंप्लीट होने लगेगी, जैसे जैसे एक एक पड़ाव आगे निकलता रहेगा, आपको खुद पे भरोसा होने लगेगा। ये मैं खुद का मेरे दोस्त अनुभव किया हुआ फंडा बता रहा हूँ आपको। और ऊपर वाले का तो नाम लेते ही रहो, राधे राधे जय श्री राधे करते रहो मेरे भाई। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने। ओके, बताइए मेरे भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। ओके, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? देखो, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डेटा जारी कौन करता है, इस बात पे गौर फरमाइएगा। जीडीपी हो गया, सीपीआई हो गया और आईआईपी हो गया, ये तीनों डेटा आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करता है। ओके, इसके अलावा डब्ल्यूपीआई हो गया और कोर सेक्टर का डेटा हो गया, ये कौन जारी करता है? डीपीआईआईटी करता है। डीपीआईआईटी जो कि आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। क्लियर है गाइस? अब ध्यान से पढ़ो और इस सवाल का जवाब दो दोस्त। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज ए। ओके फाइन, देखते हैं। इंडिया के रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो रही वो 6.2% रही थी अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में। ये डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी किया था। इट मींस ये करेक्ट हो गया। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत, उसने 2024-25 के लिए सेकंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया, ये भी करेक्ट हो गया। जो रियल जीडीपी है वो कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.5% की दर से ग्रो करेगी, और जो नॉमिनल जीडीपी है, नाम मात्र की जो है, वो 9.9% की दर से ग्रो करेगी, ये भी करेक्ट हो गया। आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग जीडीपी एस्टिमेट इन इंडिया, राइट आंसर ये नहीं है भाई। एनएसओ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, ये यहां पर डेटा पब्लिश करता है। तो अपना आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो, एक जो कनेक्ट करना है हम लोगों को वो ये है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आई है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पीयूष गोयल साहब। ओके, पीयूष गोयल साहब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देख रहे हैं। ओके, अब बात हो रही है स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री की। एनी आइडिया किसके पास है मेरे दोस्त? राव इंद्रजीत साहब, याद आ रहा है? राव इंद्रजीत सिंह, हाँ सर याद तो आ रहा है। राव
इंद्रजीत सिंह। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। साथ ही साथ इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, राव इंद्रजीत सिंह साहब का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम मेरे भाई, गुरुग्राम हरियाणा, यहां से ये सांसद है। पीयूष गोयल साहब कहां से? महाराष्ट्र से सांसद है। अब महाराष्ट्र से कहां से? मुंबई नॉर्थ, मुंबई ईस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई वेस्ट। ये अपने होमवर्क में लिखिए मेरे भाई, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको ढूंढनी है। अगला सवाल देखिएगा, इंडिया का जो कोर सेक्टर ग्रोथ रही है जनवरी 2025 में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है दोस्त? उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है? मैंने आपको याद कराया था कोर सेक्टर होते कौन कौन से हैं। अगर आपको याद हो मेरे भाई, कोर सेक्टर टोटल मिलाकर कोर सेक्टर 8 थे अपने। कौन कौन से थे मेरे दोस्त? कॉयल, इसी ऑर्डर में याद रखना, क्रूड ऑयल, ओके, कॉयल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, ठीक है, कॉयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। एक नंबर का क्वेश्चन है ये वाला कि भैया फलाना फलाना कौन सा है जो इसका भाग नहीं है, ऐसा करके पूछ लेगा, इलेक्ट्रिसिटी। अगला था भाई फर्टिलाइजर, ओके, फर्टिलाइजर। एक था नेचुरल गैस, नेचुरल गैस दोस्त। एक था रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, ओके, और एक था अपना स्टील। अब इसी को लिखने से आपके आंसर मिल गया होगा आपको यहां पर भाई, कॉयल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील। अरे बोल लो, बोलने से कुछ जाता है क्या? बोलने पे टैक्स थोड़ी लगता। जिस दिन बोलने पे टैक्स लग जाए उस दिन बात नहीं करनी ना, अपने को याद करना। बोलो ना, ए भैया प्लीज बोलो ना एक बार, कॉयल, क्रूड ऑयल, ओके, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और स्टील। अब जरा आंसर देखते हैं। यहां लिखा है जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनमें ग्रोथ जो रही थी 4.6% की रही थी जनवरी 2025 में, करेक्ट है। इसमें सीमेंट और जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है इसने इसको लीड किया था, ये भी अपना करेक्ट है। जो क्रूड ऑयल है और जो नेचुरल गैस है यहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, मतलब माइनस में, ओके, और बाकी जो सेक्टर्स थे वो सारे पॉजिटिव रहे थे, ये ओनली नेगेटिव वाले थे। 8 कोर इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है आईआईपी में वो 40.27% है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट मेरे भाई। द कोर इंडस्ट्री इंक्लूड ऑयल, सीड एंड ऑटोमोबाइल। देखिए ना 8 में ये है क्या? दोनों नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट, ईपीएफओ और जो ईपीएफ इंटरेस्ट रेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है भाई? ईपीएफओ एंड ईपीएफ के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? ईपीएफओ ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25% पे बरकरार रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर 2024-25 के लिए। ये तो अपना करेक्ट है 8.25। इवन फरवरी 2024 में क्या हुआ था, ईपीएफओ ने इसको इंक्रीज किया था। ये 2022-23 के लिए 8.15% था और 23-24 में ये 8.25% हो गया, तो ये भी अपना करेक्ट है, ये भी अपना करेक्ट है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 4 मार्च 1952। ईपीएफओ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 4 मार्च 1952 को हुई थी मेरे भाई, तो ये भी अपना करेक्ट है। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 4 मार्च 1952 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ये भी अपना करेक्ट है यहां तक। ईपीएफओ एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आर 2 की सोशल सिक्योरिटी एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो सारे करेक्ट हो गए भाई अपने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो अब जब बात हो रही है लेबर मिनिस्ट्री की, तो लेबर मंत्री का भी तो नाम इंपॉर्टेंट है भाई। हु इज अ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर? हु इज अ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मित्रों? अगर याद हो आपको, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। सर एक बार खाली स्लाइड पर लिखकर रिवीजन करा दीजिए। हम सब लिखाएंगे, सब कराएंगे, क्यों घबराते हो? तनिक रुकिए तो सही है, अभी मोहब्बत में पत्र दिया गया है। अरे अभी आगे कहानी बहुत कुछ लिखी जाएगी ना, तनिक रुकिए तो सही। नहीं आपको तो बिल्कुल क्लाइमैक्स, बिल्कुल, अरे रुकिए तो सही ना तनिक, हमारे हिसाब से भी चल लीजिए जरा। नहीं हमको तो सर चमेली का फूल चाहिए, नहीं हम तो भैया गुलाब का देंगे, नहीं सर हमको तो चमेली का चाहिए, हमको तो सर गेंदा चाहिए। अरे गेंदा मिलेगा, चमेली मिलेगी, गुलाब मिलेगा, सब मिलेगा ना। तनिक रुको तो सही, जो पूछे उनका आंसर तो दो सही। मनसुख
कौन सा सुख मेरे भाई? मनसुख साहब, मनसुख एल मंडाविया। ओके, मनसुख एल मंडाविया साहब, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो भैया जी के पास दो मंत्रालय है, एक है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, और दूसरा मेरे दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ओके, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ये मंत्रालय और भैया जी देख रहे हैं। आपके लिए होमवर्क रहेगा, इनका भी आपको निर्वाचन क्षेत्र बताना है, कॉन्स्टिट्युएंसी बतानी। क्या गुजरात के पोरबंदर से सांसद है? मुझे तो याद नहीं है, आराम से बताइएगा मेरे भाई, ठीक है? डन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, आज की न्यूज पढ़ रहा था, उनके खिलाफ मेरे दोस्त कोर्ट में केस डाला गया है, ठीक है? अब देखो क्या चलेगा केस में, वो अलग बात है। यहां पर क्या सवाल? अच्छा जी, बॉन्ड सेंट्रल की बात हो रही है। दीजिए आंसर दीजिए, जब तक हम सेबी लिख लेते हैं। आप पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। अपने पेन को क्या हो गया? हे पेन, कहां जा रहे हो तुम? वापस आओ। आ गया। सेबी बना भैया जी 1988 में। ओके, स्टैच्यूरी स्टेटस मिला 92 में। ओके, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। ओके, यहां पर जो नए चेयरपर्सन बन गए हैं वो है तुहिन कांत पांडे। ओके, किसकी जगह पे बने? माधवीपुरी बुच की जगह पे बने। ओके, माधवीपुरी बुच जी पहली महिला चेयरपर्सन थी सेबी की, इस बात को भी याद रखना मेरे भाई। पहली महिला चेयरपर्सन सेबी की कौन थी? माधवीपुरी बुच। ओके, अब देखो सेबी काफी कारणों से न्यूज में चल रहा है। अगर आपको याद हो, उसने मित्र लॉन्च किया था, मित्र, MITRA, मित्र किस चीज के लिए? ये कहते हैं कि जो अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उनको ट्रैक करना है। ओके, उनको ट्रैक, तो अनक्लेम म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए मित्र करके इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। और मित्र, मेरे मित्र, आप सभी मेरे मित्र, ये बताइए मित्र की क्या है फुल फॉर्म बताइए मित्रों, मित्र की फुल फॉर्म क्या है? एग्जामिनर यही तो पूछेगा। बताइए, इसमें MITRA में R क्या है, A क्या है, मित्र में क्या है भैया जी? बताइए ना। M फॉर म्यूचुअल फंड, M फॉर म्यूचुअल फंड मेरे भाई, म्यूचुअल फंड। I फॉर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट। और फिर अपने पैसे की क्या करते हो आप? ट्रैकिंग। ओके, ट्रेसिंग। R फॉर रिट्रीवल, ओके, रिट्रीवल। एंड A फॉर असिस्टेंट। तो याद हो गया, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके का एक पोर्टल मेरे दोस्त बैंक के लिए भी है। अगर आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो और 10 साल हो गए आपने पैसे की तरफ मुड़ के नहीं देखा, तो उसके लिए भी एक पोर्टल बना है। उस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल मेरे भाई। क्या नाम है? उद्गम पोर्टल। अब चलो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, देखो कितने लोग इसका जवाब देंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम? उद्गम की फुल फॉर्म क्या है? भाई साहब दिल खुश हो जाएगा अगर तुम लोग जवाब दे दिए इसका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम? इसका जब तक आंसर देते तब तक तुम लोग आंसर दो। सेबी ने लॉन्च किया है बॉन्ड सेंट्रल करके एक सेंट्रलाइज कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस। चलिए बढ़िया। OBPP एसोसिएशन ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इसको बनाया है। इन्वेस्टर अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड को गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर इंडाइसेस है उनके साथ इसको कंपेयर कर सकता है। क्लियर है मेरे भाई? तुहिन कांत पांडे साहब इसके चेयरपर्सन है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट मेरे भाई, ऑल आर करेक्ट। चलिए अब उद्गम पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मेरे भाई। अगर मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कोई रिपीटेड क्वेश्चन देखा है तो वो ये है। इस पे 30 बैंक मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं, 30 बैंक। सितंबर 28 2023 को ये लास्ट वेबसाइट पे अपडेट हुआ था, तब तक इसमें मेरे दोस्त 30 बैंक जुड़ चुके हैं, 30 बैंक। ओके, अगला सवाल देखिएगा।
गौर फरमाइएगा, इंडिया ने रिसेंटली 75 बिलियन यूएस डॉलर का एक बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? मतलब ये जो आरबीआई अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो बैंक है जापान का सेंट्रल बैंक है, उसके साथ यहां पर बायलेटरल एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन किया है। बताइए मित्रों, क्या आशीष पगला गया? क्या बताएं मित्रों, खुद तो बता के बैठा हुआ है। अच्छा चलो मित्रों, एक और चीज बताओ, इंडिया और मालदीव्स ने भी यहां पर एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था, अगर याद हो आपको। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया और मालदीव्स के बीच में भी हुआ है। ये तो अपना राइट आंसर जापानिया बन गया। अक्टूबर की न्यूज थी, एसबीआई क्लर्क मेंस का पार्ट बनेगी मेरे भाई। इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है मालदीव्स के साथ। कुछ याद आ रहा है? हाँ याद तो आ रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं आ रहा है। कैसे करें याद? बोलो उसको, करंट अफेयर को। मुझको याद सताए तेरी, मुझको याद सताए तेरी, है गाना बढ़िया ना मेरे भाई ये वाला। जैसे गाना बढ़िया लग रहा है, वैसे एग्जामिनर को ये वाला करंट अफेयर मेरे दोस्त बढ़िया लग रहा है। मालदीव के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी, जो मालदीव का केंद्रीय बैंक है, अंडर दी सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27। जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 है, उसके तहत भारत ने यानी कि आरबीआई ने मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी यानी मालदीव के केंद्रीय बैंक के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, आई होप क्लियर होगा। इस एग्रीमेंट के तहत है क्या कि 400 मिलियन यूएस डॉलर का तो एक एग्रीमेंट हुआ है। गौर फरमाइएगा, इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर आरबीआई से फाइनेंशियल या यूं कह सकते हैं फाइनेंसिंग सपोर्ट मिलेगा मालदीव्स को 400 मिलियन डॉलर का अंडर दी यूएस डॉलर एंड यूरो स्वैप विंडो। ओके, अब जो पुराने चावल होंगे उनको पूरा कनेक्ट हो रहा होगा। और 30 बिलियन का, ये रुपीज में भाई, रुपीज 30 बिलियन का यहां पर इनको सपोर्ट मिलेगा इंडियन रुपी स्वैप विंडो के तहत। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? और ये एग्रीमेंट कब तक वैलिड है? ये वैलिड है आपका 18 जून 2027 तक। एक और सवाल एग्जाम का है मेरे भाई, 18 जून 2027 तक, मतलब आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं इस सवाल को। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया। भारत ने सेम तरीके का एग्रीमेंट एक मालदीव के साथ भी किया है, जून 2027 तक वैलिड है। इसमें दो विंडो है, एक यूएस डॉलर एंड यूरो विंडो है और एक इंडियन रुपी विंडो है। यूएस डॉलर विंडो के तहत यहां पर 400 मिलियन यूएस डॉलर दिए जा रहे हैं और मेरे दोस्त इंडियन रुपी विंडो के तहत 30 बिलियन रुपीज यहां पर दिए जा रहे हैं मालदीव्स को। आई होप क्लियर होगा। अगला देखिएगा, अगला मेरे दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 66.60 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज की थी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। अब एक चीज समझना, आप क्या चाहते हैं? अगर मैं आप लोगों को मेरे दोस्त अनार दूं खाने के लिए तो आप अनार खाना पसंद कम करेंगे, लेकिन मैं अगर आपको अंगूर दूं मेरे दोस्त खाने के लिए तो आप खाना पसंद करेंगे। पूछिए क्यों? चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है ना? हाँ सर, अंगूर खाना पसंद करेंगे। इवन मेरे दोस्त आपको मैं बनाना दूं उसको भी, क्योंकि वो आसान है छीलना। अंगूर खाना आसान है, अनार पहले तो मेरे दोस्त खोलेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, फिर मेरे दोस्त खाएंगे, तो वो टफ है ना। वैसे ही जब न्यूज आती है तो न्यूज में आप अंगूर ढूंढते हो, न्यूज में आप बनाना ढूंढते हो, न्यूज में जब अनार आते तो उससे मेरे दोस्त तुम्हारा मुंह बन जाता है। क्या अनार स्वास्थ्य के लिए मेरे दोस्त दिक्कत देगा? नहीं, वो सबसे ज्यादा फायदा करेगा। ये न्यूज जो है ना, इसमें आप सिर्फ पेनल्टी का अमाउंट याद रखते हो कि आरबीआई ने फलानी इस संस्था के ऊपर पेनल्टी लगाई, कितने की लगाई। जब पर्पस की बात आती है पर्पस भूल जाते हो। और एग्जामिनर में दोस्त वो अनार ढूंढ रहा है पेपर में डालने के लिए और तुम अंगूर ढूंढ रहे हो। अब सोचो क्या चाहते हो। ठीक है, तो गौर फरमाओ थोड़ा। तो दांत में भी फंस जाती है ना। अरे तेरी ऐसी हालत करूंगा ना पीट पीट के अगर तूने ये वाली बात बोली बच्चा। सर कभी लीची भी लाई है ना? ओ हो। आज मैं तुम्हें मेरे दोस्त फल वाला लग रहा हूं क्या? चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर एएमएल अलर्ट डिस्पोजल आउटसोर्सिंग
फेलियर टू रिपोर्ट अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर, ओपनिंग सेविंग अकाउंट फॉर इनएलिजिबल एंटिटीज। तो ये दोस्त सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव मतलब सारे मेरे दोस्त करेक्ट है। ओके, अब जरा कुछ एक याद रखते हैं, आपको याद होगा मित्रों, कुछ याद करिए। नैनीताल बैंक, नैनीताल, कौन सा ताल बेटा? नैनीताल बैंक। इसके ऊपर कितने की पेनल्टी लगाई? 61.40 लाख रुपीस की मेरे दोस्त पेनल्टी लगाई गई नैनीताल बैंक के ऊपर। ओके, अगला देखिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे दोस्त, इसके ऊपर कितने की पेनल्टी लगाई गई? 6.70 लाख रुपीस की पेनल्टी इसके ऊपर लगाई गई। ओके, श्रीराम फाइनेंस के ऊपर कितने की पेनल्टी लगाई गई? सर 5.80 लाख रुपीस की श्रीराम फाइनेंस के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। एक है बायबिट फिनटेक। ओके, बायबिट फिनटेक, या सिंपल शब्दों में बायबिट याद रख लो, बायबिट फिनटेक लिमिटेड, इसके ऊपर कितने की पेनल्टी लगी? 9 करोड़ 27 लाख रुपए की पेनल्टी मेरे दोस्त इसके ऊपर लगी। 9 करोड़ 27 लाख रुपीस की पेनल्टी इसके ऊपर लगाई गई। एक है मित्रों एयर इंडिया। ओके, कौन सा इंडिया मेरे भाई? अरे चल जा पैन, तू क्यों धोखा दे रहा भाई? एयर इंडिया के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई ₹30 लाख। ओके, 30 लाख रुपए की पेनल्टी एयर इंडिया के ऊपर लगाई गई। एक है मेरे दोस्त यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर। ओके, पेनल्टी से 2 क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में। एक आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर लगाई गई थी, जियो पेमेंट बैंक के ऊपर लगाई गई थी। एक का पर्पस पूछा था, एक का अमाउंट पूछा था। एक है मित्रों सिटी बैंक। ओके, सिटी बैंक, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई ₹39 लाख रुपीस की, 39 लाख रुपीस की। कहीं पर इनकरेक्ट है तो उसको भी करेक्ट कर देना। ओके, इसके अलावा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इसके ऊपर भी पेनल्टी लगी। कितनी लगी भाई? ₹6.20 लाख रुपीस की पेनल्टी इसके ऊपर लगाई गई। जेएम फाइनेंशियल या जेएम फिन होम लोन। ओके, भाई राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे, इंटेंट पे और रिवीजन पे फोकस करो। जेएम फिन होम लोन। ओके, जेएम फिन होम लोन, इसको होम को सही कर दे रहा हूं, एच तो गुड़मुड़ हो गया। ठीक है, जेएम फिन होम लोन, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई ₹1.50 लाख रुपीस की पेनल्टी इसके ऊपर लगाई गई। एक है एक्सिस सिक्योरिटी मेरे भाई, इसके ऊपर पेनल्टी कितने की लगी है? सर ₹10 लाख रुपीस की, 10 लाख रुपए की पेनल्टी एक्सिस सिक्योरिटी के ऊपर लगाई गई। सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी इसके ऊपर लगी है। डन, मजा आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, नैनीताल बैंक कितनी? 61.40, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.70, श्रीराम फाइनेंस 5.80, बायबिट मेरे भाई 9 करोड़ 27 लाख, एयर इंडिया 30 लाख, यूआईबी 1 करोड़, सिटी बैंक 39 लाख, आशीर्वाद माइक्रो 6.2 लाख, जेएम फाइन होम लोन 1.5 लाख, एक्सिस सिक्योरिटी 10 लाख मेरे भाई। आगे समझ में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। आरबीआई ने अभी 33.10 लाख की पेनल्टी आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस के ऊपर लगाई थी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेशन? किस वायलेशन के चलते मेरे दोस्त ये पेनल्टी लगाई गई? मेरे भाई फटाफट बताइए, किस रीजन के चलते पेनल्टी लगाई गई? चार्जिंग इंटरेस्ट बिफोर द लोन डिसबर्समेंट करेक्ट है। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनपी एज ए स्टैंडर्ड असेट, ये भी करेक्ट है। फेलिंग टू क्लासिफाई ओवरड्यू लोन अकाउंट इन एज एनपीए। ओके, मतलब इन्होंने जो ओवरड्यू लोन अकाउंट्स है उनको एनपी क्लासिफाई नहीं किया था। इशूइंग मल्टीपल कस्टमर आईडी इंस्टेड ऑफ यूनिक वन देने के अलावा मल्टीपल आईडी इन्होंने इशू कर दी थी। राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये वो 2 सवाल है जो तुम हमेशा छोड़ते हो। आई होप तुम्हें बढ़िया लगे होंगे मेरे भाई। बढ़िया लगे तो लाइक बटन पर प्रेस कर देना। अगला सवाल देखिएगा, वो नॉर्वे का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है जिसके साथ अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पार्टनरशिप करी है 5 और सालों के लिए? 5 और सालों के लिए मेरे भाई, बताइए। इसका नाम है डीएनबी बैंक एएसए। ओके, डीएनबी बैंक एएसए। जब कुछ बैंक की बात हुई तो कुछ बैंक उठा ले मेरे दोस्त, अगर आप बोले तो। हाँ जी सर, उठा लीजिए, चलिए उठा लेते हैं फिर। साउथ इंडियन बैंक, इसने अभी लॉन्च किया है SIB QIC क्विक पीएल। ओके, क्विक पीएल। अब ये क्विक पीएल है क्या? पर्पस भी पूछता है एग्जामिनर, सिर्फ नाम रट्टा मार के मत चले जाना मेरे भाई, नाम पढ़ के चले जाओ।
ठीक है, आपको यहां पर पर्पस भी पकड़ना पड़ेगा। क्विक पीएल है क्या? एक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल मेरे दोस्त पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है। ओके, एक है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक। ओके, इसने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया, पीजीटीआई के साथ। किस चीज के लिए? ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया मेरे भाई। इंडसइंड बैंक यहां पर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का मेरे दोस्त ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो बैंकिंग प्रोग्राम है उसका नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है मेरे भाई? मेरे भाई नाम क्या है? नाम 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 PIONEER, पाइनियर प्रोग्राम। ओके, पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम। क्लियर है दोस्त? एक है दोस्त कर्नाटका बैंक। ओके, कर्नाटका बैंक ने दो प्रोडक्ट लॉन्च करे, एक तो है स्त्री स्त्री और एक है दोस्त वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। स्त्री तो एक सेविंग अकाउंट है स्पेशली महिलाओं के लिए, और ये जो वन फैमिली या यू कहे कि वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक आईडी के तहत यहां पर लिंक किया जा रहा है। ओके, एक और याद रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या हुआ है? असल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अप्रूवल मिल गई है कि वो अपनी एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ओपन करेगा। ओके, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट कहां पर? गिफ्ट सिटी गुजरात। ओके, गिफ्ट सिटी गुजरात मेरे दोस्त, वहां पर एक आईएफएससी आईएफएससी मतलब आईबीयू याद रख लो, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ये ओपन करेगा। ओके, एक और याद रखिएगा, ये तो एग्जाम का सवाल है दोस्त, एक्सिम बैंक। ओके, एक्सिम बैंक ने भी एक देश है, इसका नाम है वियतनाम। इस देश को दोस्त 300 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, एलओसी दी है। किस चीज के लिए दी है? कि भैया जी आप एक तो बोट खरीद लो, ओके, और दूसरा जो पेट्रोल वेसल है वो खरीद लो। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम के साथ भारत सरकार का एक समझौता है जिसके तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने 300 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, इसका नाम है जहान ए खुसरो। इसको फाउंड किया था मुजफ्फर अली साहब ने। किसने मेरे भाई? मुजफ्फर अली। और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एक व्यक्ति है, उनकी डेथ एनिवर्सरी को यहां पर सेलिब्रेट किया था, कमेमोरेट किया जाता है। उस सूफी पोएट का नाम क्या है जिनकी डेथ एनिवर्सरी को यहां पर कमेमोरेट किया जाता है? उस सूफी पोएट का नाम क्या है मेरे भाई? बताइए मित्रों। उस सूफी पोएट का नाम क्या है? ऑब्वियसली एग्जाम का सवाल बनती है बेटा। आंसर इज अमीर खुसरो। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओके, किस स्टेट में? किस स्टेट में लॉन्च किया गया भाई? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? देखो, अभी एक स्टेट न्यूज में रहा था, वो है असम। ओके, असम में अभी एक फेस्टिवल रहा था, उसका नाम था शिमोलू। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो असम भी देख लो, सिमोलू फेस्टिवल। ओके, ये सेकंड सिमोलू फेस्टिवल रहा था, और ये कहां पर रहा था मेरे दोस्त? वो आप लोग ढूंढ के मुझे बताइएगा। ठीक है, इतना याद रखना, सिमोलू फेस्टिवल। ओके, एक स्टेट और है, वो रहा था पंजाब न्यूज में। क्यों रहा था? पंजाब ने भी क्या किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाबी को मेरे दोस्त कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है। कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल में। कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है। ओके, आई होप क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा था एक रीजन से, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसका जो सेलिब्रेशन रहा था वो आपका उत्तर प्रदेश में रहा था, उत्तर प्रदेश के कोंडा में।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी कहां पर एक पार्वती अर्गा रामसर साइट है, वहां पर पार्वती अर्गा रामसर साइट है, यहां पर मेरे दोस्त सेलिब्रेशन रहा था। आई होप क्लियर होगा ये वाला। ओके, अभी महाराष्ट्र भी न्यूज में रहा था, महाराष्ट्र ने भी कुछ ऐसी भाषा को लेकर किया है, मराठी को लेकर। उसने क्या कहा है कि जो मराठी है वो कंपलसरी है, कहां पर, सारी ऑफिशियल डीलिंग में। ओके, सारी ऑफिशियल डीलिंग्स में मराठी जो है उसको मेरे दोस्त कंपलसरी कर दिया है। इवन महाराष्ट्र इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहा है, एआई यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहा है। कौन मेरे दोस्त, महाराष्ट्र बनाने जा रहा है। क्लियर है। अभी असम में एक फेस्टिवल और रहा था, इसका नाम था झूमुर। ओके, झूमुर डांस फेस्टिवल, याद रहेगा मेरे भाई, झूमुर डांस फेस्टिवल ये आपका असम में रहा था। आई होप क्लियर होगा। ओके, कोशिश करो मेरे दोस्त एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करने की, तब जाके चीजें बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी। ओके, देखो अच्छा लगेगा जब आप मेरे दोस्त कनेक्ट करोगे, अदरवाइज तो पढ़ने के लिए तो इतना सारा है कि परेशानी हो जाओगे। जब कनेक्ट करोगे तब चीजें आसान लगेंगी। अब एक राजस्थान में भी फेस्टिवल रहा था, खजुराहो, खजू राव मेरे भाई, ये भी डांस फेस्टिवल था, खजुराहो डांस फेस्टिवल। इसका ये 51वां एडिशन रहा था, 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल था, 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल। और मेरे दोस्त, और मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश की एक स्कीम है लाडली बहना, लाडली बहना योजना मेरे भाई। ओके, लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है। इवन मध्य प्रदेश ने एम्स दिल्ली के साथ भी एक समझौता किया है, किस चीज के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए। ओके, ये एम्स दिल्ली के साथ समझौता हुआ था। इवन मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट और बन गया, दतिया एयरपोर्ट, इसके लिए डीजीसीए से लाइसेंस मिल गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। ये मध्य प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट है दोस्त। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये 8वां एयरपोर्ट है। अभी रिसेंटली एक एयरपोर्ट को और मिला था, वो था रीवा, और एक था सतना। ये भी न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर दिसंबर के आसपास के, रीवा एयरपोर्ट को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, और सतना एयरपोर्ट के लिए भी रिसेंटली लाइसेंस मिला था, रीवा एयरपोर्ट और सतना एयरपोर्ट। आई होप मेरे भाई क्लियर होगा। ओके, इवन एक और याद रख सकते हो, केरल, वो तो एग्जाम का पार्ट बनेगा। केरल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एन प्राउड। ओके, एन प्राउड है क्या, असल में केरल देश का पहला स्टेट है जो कि जो एक्सपायर्ड ड्रग होते हैं ना, एक्सपायर्ड दवाइयां जो होती हैं उनको डिस्पोज करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, और उसके लिए इनका जो मतलब इनिशिएटिव है उसका नाम है एन प्राउड। तो इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग इज केरल, और उसके लिए जो इनिशिएटिव है उसका नाम है एन प्राउड। एन प्राउड का नाम याद रखिएगा, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। ओके, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, कौन सा स्टेट है जिसने पार्टनरशिप करी मेटा के साथ व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये महाराष्ट्र है अपना। ओके, अगला, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जिसने इंडियन आर्मी के साथ एक समझौता किया 130 फीट का लॉन्ग सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3, जीआरएसई। जीआरएसई का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है इनके हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसकी एक स्कीम है, इसका नाम है नोदी बंधन। ओके, नोदी बंधन स्कीम। ओके, ये याद रखिएगा मेरे दोस्त, वेस्ट बंगाल की है। हाल फिलहाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये कहते हैं गंगा के किनारे जो इरोजन है उसको कंट्रोल करना है, जो रिवराइन एरियाज है उनको डेवलप करना है, और उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर नोदी बंधन स्कीम को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वो रिनाउंड इंडियन एक्टर का नाम क्या है जो कि अपने उड़िया और बंगाली सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे? शिट यार, ओहो हो, कोई नहीं, तुम लोग पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो चलती रहेगी अपनी। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, इनका नाम बताइए। यह आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त उत्तम मोहंती। ओके, उत्तम मोहंती। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। हु वॉज द ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर बिफोर हिज पासिंग एट द एज ऑफ 98 ईयर्स एंड 63 डेज? 98 वर्ष 63 दिनों की उम्र में निधन से के पहले सबसे बुजुर्ग जीवित टेस्ट क्रिकेटर कौन थे मेरे भाई? सबसे बुजुर्ग जीवित टेस्ट क्रिकेटर, फटाफट आंसर करिए।
भाई यहां पर आंसर बनना है ऑप्शन नंबर 1, रॉन ड्रैपर। ओके, रॉन ड्रैपर। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थीज ऑटोबायोग्राफी दैट वाज रिसेंटली लॉन्च? ओके, सो राइट आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, दिया सलाई। एग्जाम का सवाल है मेरे दोस्त, ये वाला एग्जाम का सवाल है। एक छोटा सा होमवर्क है, कैलाश सत्यार्थी साहब को किस वर्ष में नोबेल से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? ये अपने होमवर्क में लिखिएगा। ओके, अब पहली न्यूज पे बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, एंड अपॉइंटमेंट इज रिलेटेड टू द बीसीआई। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए, अभी तक उपाध्यक्ष नहीं चुने गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है मेरे भाई। ओके, और इसके 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए मनन कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया। क्या गजब की न्यूज है, मनन कुमार मिश्रा, सोचो ना, 7वीं बार मेरे दोस्त बीसीआई के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ओके, गजब न्यूज है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा, ये नाम याद रखेंगे हम लोग। ओके, चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बने 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा भी है। ये बेसिक बेसिक बात है, रट्टा मारो आगे बढ़ो वाली बात है मेरे दोस्त। मुद्दे की बात पर आ जाते, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उठा लेते, 2 4 5 अपॉइंटमेंट लपेट लेते हैं। बीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी। अब स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है किसी एक्ट के माध्यम से बनी है। एक्ट कौन सा है यहाँ पर? तो एडवोकेट एक्ट 1961, एडवोकेट एक्ट 1961। ओके, इसके आधार पर इसको बनाया गया। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम यह है कि भारत में जो लीगल प्रैक्टिस होती है, ओके, जो लीगल एजुकेशन है, उसको रेगुलेट करने का काम इसका है। कल को क्या पता एग्जामिनर यही पूछ ले इससे रिलेटेड कि जो कि लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड भारत में कौन सी संस्था है जो रेगुलेशन का काम करती है, तो वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1961 में, ईयर से ही यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आई होप मेरे भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार यार सेशन को थोड़ा लाइक वाइक करिए यार, थोड़ा शेयर वेयर करिए, तब तो आनंद आएगा यार। ऐसे चल रहा है बिल्कुल शांति शांति सी चल रही है। किस बात की शांति चल रही है भाई? तुम्हारा फॉर्म में है, तुम्हें फॉर्म में लाना है, तो थोड़ा तो दम लगाइए, हैं? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फटाफट फटाफट शेयर करिए। अब जरा देखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेबी के जो चेयरपर्सन बने उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ओके, तुहिन कांत पांडे साहब ने कार्यकाल अपना शुरू कर दिया है, गद्दी संभाल ली, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ये 11th नंबर के चेयरपर्सन है, इस बात को जरूर याद रखना, 11th नंबर के। इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे। अगर मैं करेक्ट ना हूं तो उसको करेक्ट कर देना। फाइनेंस सेक्रेटरी और ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर यहां पर काम कर रहे थे। अब आप कहोगे सर ये क्या पुराना भी पूछ लेगा कि इससे पहले क्या थे? हाँ, ये भी पूछ लेगा, तो ये भी याद रखो। इसके अलावा एक नाम याद रख सकते हो, एन चंद्रशेखरन। ये अभी मेरे दोस्त रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा एक संस्था है एंडोमेंट, एंडोमेंट फाउंडेशन। ओके, इसके चेयरमैन बनाए गए कौन? एन चंद्रशेखरन, जो नीति आयोग है बेटा, नीति आयोग। ओके, उसके जो चेयरमैन है, सॉरी उसके जो सीईओ है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया भाई, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। क्या नाम है इनका? बीबीआर सुब्रमण्यम, बीबीआर सुब्रमण्यम, मनियम मेरे भाई, मनियम। अभी डीसीजीआई इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया, इनका नाम है राजीव सिंह, राजीव सिंह रघुवंशी। डीसीजीआई मतलब है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 14th नंबर के बने हैं वो हैं शक्तिकांत दास साहब, जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं 25th मेरे भाई। मोदी जी के वर्तमान में 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक ये हैं और एक इनके अलावा एक है पीके मिश्रा। कौन से पीके मेरे भाई? पीके मिश्रा मेरे भाई, पीके मिश्रा नाम याद रखिएगा मेरे भाई, पीके मिश्रा। एक नाम और याद रखना सीईए का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, मार्च 2027 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन मेरे भाई, ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन। आई होप इतना क्लियर होगा, वी अनंत नागेश्वरन। एक और याद रखना, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ओके, दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता मेरे दोस्त। और ये किसकी जगह पे बनी है? आम आदमी पार्टी की जो
अतिशी जी थी, अतिशी जी, ओके, उनकी जगह पे इनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये वैसे 9th चीफ मिनिस्टर है और 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर, 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज सुपर डुपर है, इस न्यूज पे गौर फरमाना। ये न्यूज क्या है वो देखना। इस न्यूज में ये है कि आरबीआई ने कहा है कि जो 2000 रुपए का नोट है ना, 2000 रुपए का नोट, उसकी वापसी हो चुकी है 98.18%। ये डेटा मेरे दोस्त हर महीने अपडेट होता है और हमें जो डेटा अपडेट हो रहा है वो याद रखना है, जो पुराना उस डेटा को पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना हमें। ये जो अब का डेटा आया है, फरवरी 28 तक का जो डेटा आया है वो हमें पढ़ना है। अभी जनवरी 31 तक का डेटा था वो हमारे लिए जीरो हो गया। ये हमारे लिए मेरे दोस्त मोस्ट अपडेटेड डेटा, इस पर फोकस करिएगा। 2000 का जो बैंक नोट है वो 19 मई 2023 को बोला गया था भारत सरकार के द्वारा कि अब वो चलन में नहीं रहेगा। चलन में नहीं रहेगा इसका मतलब आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया, भारत सरकार ने बोल दिया कि वो लीगल टेंडर तो है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। तब ये अमाउंट जितना 2000 रुपए का नोट मार्केट में था वो था 3.56 लाख करोड़, 3.56 लाख करोड़। अब मात्र ये बचा है मेरे भाई 6471 करोड़ रुपए का नोट, मात्र इतना अमाउंट का नोट बचा है। 98.18% नोट की वापसी हो चुकी है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, जरा देखिएगा मेरे भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2000 रुपए के डिनोमिनेशन बैंक नोट को 19 मई 2023 को, ये तो बातें रह गई हैं। जो 2000 रुपए का बैंक नोट है इसका डेटा पीरियडिकली अपडेट होता है, ये भी करेक्ट है। टोटल वैल्यू जो 2000 रुपए के बैंक नोट की है वो 19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ थी, ये तो सब याद है मेरे भाई। अब जो फरवरी 28 2025 तक बची है ये याद रखनी है, वो है 6471 करोड़ रुपए। ओके, 98.18% नोट की वापसी हो चुकी है। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? ए मेरे भाई, इतना समझ में आ गया? आपका डेटा जो 98.18% है। सितंबर से पढ़ रहा हूं, इससे पहले से चल रही होगी। दे दो भाई, दे दो। हाँ भाई दे दो, जितने नोट है दे दो यार। ये 100% हो गए, खत्म हो, सिरदर्दी खत्म हो। ये रोज रोज का डेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ मेरे भाई। दे दो मेरे भाई, दे दो। ठीक है, बच्चों के लिए फोटो खींच के रख लो। कितना बच्चों के लिए रखोगे मेरे भाई? चलो आ जाओ। आरबीआई की बात हो रही है 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि रेपो रेट जो है इसको 6.25% पे ले आए हैं, 25 बेसिस पॉइंट मेरे दोस्त कम कर दिया गया। अर्लियर इट वाज 6.5%। जब रेपो रेट 6.25 हो गया तो मेरे दोस्त बैंक रेट और एमएसएफ जो था वो आपका 6.50% पे आ गया। जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी थी वो 6.00% पे 6% पे आ गई थी मेरे भाई। इस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के लिए, वो अनुमान लगाया गया है मेरे भाई 6.7%। जो सीपीआई का अनुमान लगाया गया 25 से 26 के लिए यानी रिटेल इन्फ्लेशन का मेरे भाई वो है 4.2%, 4.2%। इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई। एक और याद रखना, सरकार ने, मतलब सरकार के आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी के लिए 2 डोमेन लॉन्च किए थे, एक बैंक.इन और एक fin.in। ये बैंक.इन बैंक के लिए है, fin.in नॉन बैंक एंटिटीज के लिए मेरे भाई, नॉन बैंक एंटिटीज के लिए। इस इन दोनों के रजिस्ट्रेशन का काम जो देख रहा है पूरा वो आईडीआरबीटी देख रहा है। ओके, ये रजिस्ट्रार के तौर पे काम करेगा। आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार के तौर पे काम करेगा। और जो रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो रहे हैं वो आपके अप्रैल 2025 से शुरू हो रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से ये शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? इवन इतना जरूर याद रख लेना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो वर्तमान में गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, और संजय मल्होत्रा के सिग्नेचर के साथ 50 रुपए का एक नया नोट भी जारी किया जाएगा। पुराना नोट तो बना रहेगा, मल्होत्रा साहब के सिग्नेचर के साथ एक नया नोट भी आने वाला है। आरबीआई ने मेरे दोस्त फाइनेंशियल लिटरेसी वीक एक मना लिया है, मना लिया मेरे भाई, मना लिया। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मना लिया मेरे भाई। ये 2016 से मनाते हुए आ रहे हैं, 2025 का भी मन गया। 10वां एडिशन रहा था, 10th एडिशन रहा था। ये 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मनाया गया था मेरे भाई, 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। एग्जामिनर इसकी थीम पूछ लेगा, क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी इसकी थीम हो गई। क्लियर है?
डन। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ किया है कि भैया सुनो ना, हाँ जी बताओ ना, आप क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑफर कर सकते हो। पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबी इनको बोला था कि आप क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन अब यहां पर इन्होंने इनमें से एक है जिसको अलाउड कर दिया, वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने बोला है कि आप क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑफर कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट न्यूज, जीएसटी कलेक्शन की बात करें। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हर महीने का एक डेटा आता है। इस बार भी एक डेटा हमारे सामने है मेरे भाई, और ये डेटा है यहां पर 1.84 ट्रिलियन रुपीज। ओके, कितना बेटा? 1.84 ट्रिलियन रुपीज। इस पे गौर फरमाइएगा। यहां पर ये डेटा क्या कह रहा है? पानी पी लो जब तक तुम लाइक करो यार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो चैट बॉक्स में बताओ। मजा आ रहा है तो वो आंखों से तिल निकलने चाहिए। पहली दफा जुड़ा है उसको बता दूं, आपको लग रहा होगा यार ये सारी चीज हम कैसे करेंगे, सब हो जाएंगी। अब पूछो चैट में सबसे, होता है कि नहीं होता? सब होता है मेरे भाई। सब रिवीजन में कराऊंगा, सारा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सारा कंटेंट न्यूज मैं कवर करूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा, हिंदी में दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जीए बाय आशीष गौतम। 1,32,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। 1,32,000 नहीं, ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो मेरे भाई। 1,33,000 हो गए होंगे। हाँ, 1,32,664 है। इसको ज्वाइन कर लेना, और इसमें आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलता है। डेली बेसिस पे 3 बजे मेरे दोस्त क्विज मिलता है। डेली बेसिस पे जो आज का मैं न्यूज पढ़ाऊंगा उसका क्विज आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, तो इसको ज्वाइन करो। ओके, अब जीएसटी कलेक्शन जो है, मुद्दे की बात पे आते हैं। 9.1% रहा है। ओके, 9.1% जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीमेंट। 1.84 ट्रिलियन रुपीस था फरवरी में। ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं। फरवरी 2025 का फरवरी 2024 से कंपैरिजन कर रहे हैं कि फरवरी 2024 में जो जीएसटी रहा था, फरवरी 2025 में जो जीएसटी रहा है, उसमें 9.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो जीएसटी कलेक्शन में 9.1% की ग्रोथ देखने को मिली। 1.84 ट्रिलियन रुपीस रहा फरवरी महीने में। ओके फाइन। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फरवरी 2024 में 1.68 ट्रिलियन रुपीस था। बात समझ में आ रही है? जो पहली दफा जुड़े हैं ना, उनको मेरे को समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। सर बैंकिंग की न्यूज मत लाया करो। मैं ही नहीं आऊं, कल से मैं ही बंद कर दूं, बताओ। वो अपडेटेड है बेटा। 5.4 से सेकंड एडवांस एस्टिमेट में 5.6% कर दिया है। वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। चलो बोर्ड पे आ जाएंगे भाई, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे। और बताइए। मतलब नमक कम है स्वाद में मेरे भाई, मिर्च कम है, नींबू कम है, मतलब खट्टा कम है। सामने वाले की इंटेंट नहीं देख रहे हो, कमियां निकालनी है तुम्हें, है? चलो ठीक है, कमियां निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फरवरी 2025 में 1.84 ट्रिलियन था, जो कि 1.96 ट्रिलियन जो जनवरी 2025 में रहा उससे कम है। वो आप कहोगे सर ये तो आपने पहली लाइन तो लिखाई थी यहां पर कि इंक्रीज हुआ है। मैंने क्या बोला? ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करो। 24 का कंपैरिजन 25 से हो रहा है। 24 फरवरी 2024 का फरवरी 2025 से कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि 9.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट अगर मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो जनवरी 2025 में ये 1.96 ट्रिलियन रुपीस रहा था, और यही फरवरी महीने में 1.84 ट्रिलियन रुपीस हो गया है, तो कम हुआ है। जो डेटा है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया था, और इस बात को जरूर याद रखना कि ये 12th कॉन्सिक्यूटिव मंथ है जब ये 1.7 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। लगातार 12वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ को क्रॉस किया। और ये सोचिए, ये तो 28 दिन का महीना था। अगर ये 31 दिन का या 30 दिन का महीना होता तो जीएसटी कलेक्शन आपको ज्यादा ही देखने को मिलता मेरे भाई, ज्यादा ही देखने को मिलता। ओके डन। आगे बढ़िए। यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की इसके दो डेटा होते हैं। एक डेटा होता है रिलेटेड टू वॉल्यूम और एक होता है रिलेटेड टू वैल्यू। दोनों में क्या अंतर है वो बता दे रहा हूं। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कि आज आपने पूरे दिन में कितने ट्रांजेक्शन किए। सर मैंने 10 ट्रांजेक्शन किए। एक चाय पी, एक मैंने सर कोल्ड ड्रिंक पी, एक मैंने सर छाछ पी,
एक मैंने सर शिकंजी पी, एक मैंने हॉट कॉफी पी, एक मैंने कोल्ड कॉफी पी, तो 1 2 3 4 5 6, आपने 6 टोटल ट्रांजेक्शन किए। और ये जो 6 ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है मेरे भाई वो बैठा 600 रुपए। ओके, तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 600 रुपए, और वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर 6, या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये डेटा दो बताता है यूपीआई, एक वैल्यू और एक वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूपीआई ने 6% का डिप देखा है, उसने कमी देखी है वॉल्यूम में, और वो 16.11 बिलियन रहे। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हो गई। 7% की वैल्यू में देखी है फरवरी में, तो वैल्यू में भी कमी देखने को मिली है और वैल्यू में भी कमी देखने को मिली है, वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में। ओके, यहां पर देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन में 5% की ग्रोथ देखने को मिली है ना, ग्रोथ नहीं है भाई, ये डिप देखने को मिला है। वॉल्यूम में 16.11 बिलियन पे आ गए। मैं खुद को हाइड करता हूं, कंटेंट पे फोकस रहते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। इधर देखिएगा यूपीआई फरवरी 2025। ओके, अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये 16.11 बिलियन रहा है। ओके, और यही अगर मैं कंपेयर कर लूं इसको पिछले महीने से, जनवरी से, तो जनवरी 2025 में ये आपका रहा था 16.99 बिलियन। तो यहां पर आपको 5% का डिप देखने को मिला है। ओके, 5% की कमी देखने को मिली है। दूसरी लाइन सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये तो था वॉल्यूम, अब मैं बात कर लूं वैल्यू की, कि वैल्यू में क्या रहा। तो वैल्यू जो रही थी फरवरी में 2025 में, ये थी रुपीज 21.48 ट्रिलियन। ओके, और यही जनवरी में आप देखोगे, जनवरी 2025 में ये वैल्यू थी 23.48 ट्रिलियन। तो यहां पर अगर आप देखोगे कितने का डिप देखने को मिला, तो यहां पर आपको 6.5% का डिप देखने को मिला है। ओके, वॉल्यूम मतलब कितना ट्रांजेक्शन किया, वैल्यू मतलब कितने का ट्रांजेक्शन किया। ओके, ठीक है, फिर दोबारा से समझ लो वॉल्यूम और वैल्यू। अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपका मेरे भाई कितना रहा। ओके, तो वो आप देखिए यहां पर 16.11 बिलियन, और इसकी जो वैल्यू रही थी वो वैल्यू रही थी इतनी 21.48 ट्रिलियन। जो जनवरी में रहा था वो जनवरी की वैल्यू इतनी रही थी, तो वॉल्यूम में भी कमी देखने को मिली और वैल्यू में भी कमी देखने को मिली। ओके, डन डन मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एवरेज डेली ट्रांजेक्शन है, कि यार चलो 28 दिन का महीना रहा, जो डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज कितने ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तो दो चीज अगेन, वॉल्यूम और वैल्यू। तो वॉल्यूम जो था वो था 575 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं, 575 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं, और इनकी वैल्यू जो है वो 78,446 करोड़ रुपए है। इवन जनवरी में ये 75,743 करोड़ थी, उससे बढ़ गया मेरे भाई। ओके, यहां पर जो ये ट्रांजेक्शन है वैल्यू में तो बढ़ गया, और वॉल्यूम में आप देखो यहां पर वॉल्यूम में 548 था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, जनवरी में 548 मिलियन ऑन एन एवरेज ट्रांजेक्शन होते थे 75,743 करोड़ रुपए के। ओके, और अब ये फरवरी में 575 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं 78,446 करोड़ रुपए के। ये ऑन एन एवरेज डेली ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। तो वैल्यू और वॉल्यूम यहां पर क्लियर, वैल्यू और वॉल्यूम यहां पर क्लियर। ओके, एक बैंक है, इसका नाम है CUB, और इसने एक समझौता किया है CSK के साथ। CSK यानी धोनी मेरे भाई। ओके, माही भाई की बात हो रही है, इनके साथ एक कोलैबोरेशन किया CSK के साथ, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया विद स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल पक्ष के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इसमें बेनिफिट मिलेंगे। ओके, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इस बैंक का नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो इसने इनिशिएटिव लॉन्च किया वो। तो CUB CSK, सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसका नाम है CUB CSK को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ओके, ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल होगा, एक मास्टर कार्ड में, एक प्लेटिनम में एंड एक सिग्नेचर। ये इसके 3 वेरिएंट है, एंड इट इज पावर्ड बाय मास्टर कार्ड एंड रुपे। ओके, 3 वेरिएंट के नाम है ये, मास्टर कार्ड, प्लेटिनम एंड सिग्नेचर, एंड इट इज पावर्ड बाय मास्टर कार्ड एंड रुपे। नाइस न्यूज,
नेक्स्ट, आईसीसी की जो चेयरमैन है जय शाह, इनको अभी आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड मेरे भाई? आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। जो इनका क्रिकेट के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको सम्मानित यहां पर किया गया है। एफआईएलए अवार्ड में, एफआईएलए अवार्ड कौन सा? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में इसका 14वां संस्करण रहा था, और उस एडिशन में, इस अवार्ड में आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी, इनको आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी आपका 1909 में बना था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई यूएई इसका हेडक्वार्टर। 108 इसके मेंबर है, 108 इसके मेंबर है दोस्त। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उसने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया यूएस का। यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे भाई एक से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, और ये एक कार्यकारी आदेश में इन्होंने बोला है कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल यूएस लैंग्वेज होगा। इवन जो फॉर्मर, जो यूएस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, मतलब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनका जो एक आदेश था उसको निरस्त कर दिया है। उसके तहत ये था कि जो भी लोग ऐसे हैं जो लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाले हैं, ठीक है, सीमित दक्षता वाले लोग हैं, उन तक सेवाओं में पहुंच को सुधार की बात होती थी कि यार उन तक भी सुविधाओं को पहुंचाया जाए, उन तक भी मेरे दोस्त बेहतरीन सुविधाएं दी जाए। ठीक है, जो लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाले थे। अब इसको तो छोड़िए, आप इतना याद रख लीजिए कि हाँ जी, ऑफिशियल यूएस लैंग्वेज अब कौन सी है? इंग्लिश मेरे दोस्त। ओके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। नेक्स्ट, टेस्ला का जो पहला इंडिया शोरूम है वो कहां ओपन होने जा रहा है? मुंबई में। ओके, मुंबई में पहला ओपन होगा, फिर दिल्ली की बात हो रही है, अभी तो मुंबई है। यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट टेस्ला, इसने एक डील करी है टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट शोरूम इन मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनेगा। अब एग्जामिनर ने एक बार पूछा था, ये जो हार्ले डेविडसन नहीं है मेरे भाई, इस बाइक का शोरूम भारत में क्लोज हुआ था, समझ रहे हो, हार्ले डेविडसन का। ओके, और इसी के बारे में पूछ लिया था कि कहां पर ये क्लोज हुआ था। ठीक है, अब एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता है कि फलानी फलानी कंपनी कहां की। पूछा था एक बार कि किया किस देश की कंपनी है? साउथ कोरियन है। बात समझ में आ रही है? ऐसे पूछ लेगा मेरे भाई। तो यहां पर देखो, टेस्ला की बात करें, यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट है, और ये अपना पहला शोरूम ओपन करने जा रहा है कहां पर? मुंबई में। क्लियर गाइज? ओके, आई थिंक 2020 की बात थी वो, या 2020 की 2021 की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। ओके, वैसे यूनाइटेड नेशन के जो इंपॉर्टेंट डेज है मार्च में, उसमें 1 मार्च को रहता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ओके, शून्य भेदभाव दिवस। और एक और डे रहता है वर्ल्ड सी ग्रास डे। ओके, वर्ल्ड सी ग्रास डे, ये दोनों 1 मार्च को रहते हैं। और 3 मार्च को आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि आज मनाया जा रहा है मेरे भाई। ओके, इसका जो थीम है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। ओके, अब कहा जाता है कि लगभग 1 मिलियन जो स्पीसीज है वो एस्टिमेट की गई है कि वो थ्रेटेंड है, मतलब डर है कि वो विलुप्त भी हो सकती हैं। तो आज के समय में कहीं ना कहीं हमको, आपको, सभी को कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ, जो बायोडाइवर्सिटी बेस्ड रिसोर्सेज हैं, उनके कंजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है, वो हमारी नीड को पूरा करते, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेरे तो कुछ भी हो। ओके, फ्यूल हो, मेडिसिन हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, सबको पूरा करते हैं। तो इनके कंजर्वेशन की नीड है, और उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। हर डे का एक पर्पस है लोगों को अवेयर करना। ओके, तो इसकी थीम याद रखिएगा। ओके, और ये कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा मेरे भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट, विदर्भ की बात करते। विदर्भ ने 3रा रणजी ट्रॉफी टाइटल अपने नाम किया है, 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल, और इन्होंने केरल को हराकर मेरे दोस्त ये टाइटल जीता है। वैसे तो मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन हुआ क्या था कि फर्स्ट इनिंग की जो लीड थी विदर्भ के पास, उसके चलते इसको विजेता घोषित कर दिया गया। ओके,
तो अक्षय वाडेकर लेड विदर्भ है, इसने तीसरा रणजी ट्रॉफी टाइटल अपने नाम किया है। वीसीएस स्टेडियम में रहा था, नागपुर में रहा था, जमता में मेरे भाई फाइनल, और विदर्भ ने ये केरल को इस साथ ड्रॉ पे एंड किया था, बट विदर्भ के पास फर्स्ट इनिंग की लीड थी तो वो यहाँ पर विजेता घोषित किया गया। ओके, मुंबई क्रिकेट टीम मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, उसने अभी तक 42 टाइटल जीते, 42 टाइटल जीते हैं मुंबई टीम ने मेरे भाई, मुंबई टीम ने। ओके, कोहली 7th क्रिकेटर हैं जिन्होंने कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया 300 और उससे ज्यादा ओडीआई में। अगर आप देखोगे 300 और मोर ओडीआई में ये इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने भारत को रिप्रेजेंट किया है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब ने। ओके, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब मेरे भाई। वैसे अगर आप लोग इस लिस्ट को देखें तो तेंदुलकर साहब के नाम, सचिन तेंदुलकर साहब, ओके, इन्होंने टोटल भारत को 463 मैचेस में, एम एस धोनी ने 347 मैचेस में मेरे भाई। ओके, राहुल द्रविड़ साहब ने 340 मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मोहम्मद अजरुद्दीन, ओके, 334, सौरव गांगुली 308, युवराज सिंह 301। अब उस हिसाब से देखें तो विराट कोहली मेरे भाई यहां पर 300वां मैच कल भारत के लिए खेले थे। ओके, तो 7वें खिलाड़ी है ये। ओके, नेक्स्ट ऋत्विक, देखो एक खिलाड़ी है ऋत्विक और एक है यहां पर कोलंबिया के निकोलस। ओके, कोलंबिया के निकोलस। तो ऋत्विक बॉली पाली और जो निकोलस है कोलंबिया के, इन्होंने टॉप सीड जो मतलब खिलाड़ी है मैक्सिमो एंड एंड्रेस, इनको हराकर जो एटीपी टेनिस टूर्नामेंट है उसका डबल का फाइनल जीत लिया मेरे भाई। $710,735 एटीपी टेनिस टूर्नामेंट सैंडियागो में रहा था, चिली में रहा था, इसका फाइनल जीत लिया है। ये इनका 14th कैरियर डबल टाइटल रहा है ऋत्विक का। ओके, और चैंपियनशिप टीम वन 250 एटीपी पॉइंट। ये छोड़िए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त ये वाली न्यूज। ऋत्विक बोली पाली ने निकोलस जो कि कोलंबिया के हैं उनके साथ मिलकर एटीपी टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया, मैक्सिमो और एंड्रेस को हराकर। ओके, और ऋत्विक का ये 14th कैरियर डबल टाइटल था। पीडीएफ में आपको बिल्कुल वैसी कंटेंट मिलेगा जैसे और न्यूज है। ओके, जैसे और न्यूज है मेरे भाई, बिल्कुल रिटन फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कृष्णा जयशंकर, ये न्यू रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं इंडोर शॉट पुट में मेरे दोस्त, इंडियन वीमेन में, भारतीय महिलाओं में कृष्णा जो जयशंकर है ये न्यू रिकॉर्ड होल्डर है मेरे दोस्त। 22 वर्षीय, इन्होंने अभी एक डिस्टेंस कवर किया था 16.03 मीटर का माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में, जो कि आपके न्यू मैक्सिको में हुई है। ठीक है, न्यू मैक्सिको में एक माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप रही थी, उसमें 16.03 मीटर के डिस्टेंस के साथ इन्होंने यहां पर मेरे दोस्त मेडल जीता था और एक नया रिकॉर्ड बना दिया मेरे दोस्त। ये तीसरे नंबर पे रही थी, यहां पर तीसरे नंबर पे। ओके, इन्होंने जो प्रीवियस इंडोर बेस्ट था 15.54 मीटर का वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, वो बनाया गया था पूर्णा राव राणे ने बनाया था 2023 में मेरे भाई, उस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। नाइस न्यूज। आपको लग रहा होगा अरे सर यार इतनी ऐसी न्यूज है शायद एग्जाम में आएंगी नहीं आएंगी, आपको तो विराट कोहली और हमको तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, लेकिन भाई इन न्यूज पर ध्यान दीजिए, नेशनल रिकॉर्ड बना है। ओके, रेनाउंड आर्टिस्ट हिम्मत शाह साहब का निधन हो गया। ठीक है, रेनाउंड आर्टिस्ट हिम्मत शाह। अब ऑबिचरी में पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त, आरआरबी पीओ क्लर्क में भी क्वेश्चन रहा इस बार। ठीक है, मतलब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना ही रहा है। ठीक है, तो एक गुजरात के लोथल में इनका जन्म हुआ था और एक रिनाउंड आर्टिस्ट है ये। रिनाउंड आर्टिस्ट मतलब एक स्कल्पचर है मेरे दोस्त। ठीक है, स्कल्पचर, बस इतना भी याद रख लीजिए इनके बारे में। रिनाउंड आर्टिस्ट स्कल्पचर हिम्मत शाह साहब का निधन हो गया। ओके, और इसमें क्या था, ही रिसीव द फ्रेंच, इनको फ्रेंच गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप दी गई थी। ओके, ये भी याद रख सकते हैं, बाकी मैं ये ऐड कर दूंगा, बाकी इसमें जो भी कंटेंट और एक्स्ट्रा मुझे लगेगा। ठीक है, एक बार कल भी पढ़ लेंगे इसको, इस वाली न्यूज को कल पढ़ लेंगे तसल्ली से। ओके, बाकी जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं एक बात बता देता हूं कि 10 तारीख से हम लोग अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं, मेंस स्पेशल, जिसको आप कैप्सूल नाम दे सकते हैं, जिसको आप सुदर्शन बैच नाम दे सकते हैं मेरे भाई। मेंस स्पेशल बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, ये बैच आपको 699 रुपीज का पड़ेगा, Y168 आप कोड यूज कर लीजिएगा। आप अलग से लेना चाहते तो अलग से ले सकते हैं इस बैच को, बट आई विल सजेस्ट कि यू शुड टेक वॉरियर प्रो बैच। वॉरियर प्रो बैच 1562 का है, 12 महीने वैलिडिटी रहती है, बट अभी ऑफर में आपको 1420 का मिल रहा है 24 महीने वैलिडिटी के साथ। इसमें जो मेंस स्पेशल बैच है वो है ये सुदर्शन बैच। इस सुदर्शन बैच में हम लोग टोटल अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 10 तारीख से इसको शुरू करेंगे, शाम को 7 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी मेरे भाई। मंडे टू सैटरडे इसका पूरा प्लान है, जरूरत पड़ी तो हम लोग संडे को भी इसकी क्लास करेंगे। तो जो बच्चे एसबीआई क्लर्क पीओ को
ये एसबीआई क्लर्क को, एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहा है मेंस के लिए। ओके, या यूं कह सकता हूं कि जिनको जनरल अवेयरनेस कवर करना है तो वो जनरल अवेयरनेस यहां से अपना पूरा कवर कर सकते हैं। इसमें आपको बजट भी देखने को मिलेगा, 6 महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन रहेगा। अब आपको ऐसा 10 तक क्यों वेट करना भाई, 10 तारीख से हम शुरू करें एसबीआई पीओ के बाद, तब तक आप क्या कर सकते हो, वॉरियर से आप मंथली करंट अफेयर्स जो क्लासेस हैं उन क्लासेस से मेरे दोस्त तब तक करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ये वॉरियर प्रो बैच है, इसमें आपको ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, टोटल 5 बैचेस का ये कॉम्बो है जिसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सारथी मिलता है, सुदर्शन बैच फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस मेरे भाई। ओके, मंथली करंट अफेयर्स बैच तो आपको मिल रहा है, तब तक आप वॉरियर प्रो लेके मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस कवर कर सकते हो, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, तो एटलीस्ट 2 महीने कवर कर लो। जब मैं 10 तारीख से शुरू करूंगा तब ताबड़तोड़ बैटिंग चलेगी। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम जो भी न्यूज में रही है वो सारी कवर करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको एमसीक्यू बैच मिलता है, इवन आपको इसमें 2 मंथली टेस्ट भी मिल रहा है। अगर आपके पास वॉरियर होगा ना तो मंथली टेस्ट भी मिल रहा है आपको, हर महीने के मेरे दोस्त 4 टेस्ट आपको मिलते हैं, हर महीने के, मतलब हर वीक के 4 वीक हो गए तो 4 वीक के 4 टेस्ट मिलेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे फरवरी का, मार्च का, ऐसे आपको हर एक महीने के टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ओके, बाकी इसके साथ आपको और क्या करना है, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक वॉरियर प्रो बैच और दूसरा टेस्ट गुरु। टेस्ट गुरु एक जनरल अवेयरनेस की एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, ये बैंक महापैक का पार्ट नहीं है, ये प्राइम टेस्ट पैक का पार्ट नहीं है मेरे भाई, वॉरियर प्रो का पार्ट नहीं है, दिस इज सेपरेट, दिस इज एक्सक्लूसिव। ये जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज है एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए। इसमें 15 टेस्ट मिल रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस के, 15 टेस्ट मिल रहे हैं पीओ के। और यहां पर आप देखेंगे मेरे दोस्त आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम, ये सबसे इसका यूनिक फीचर है, वो है यहाँ पर आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, उन पर बेस्ड एमसीक्यूज, उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस मेरे दोस्त यहाँ पर आरबीआई की जो सर्कुलर प्रेस रिलीज है उन पर बेस्ड एमसीक्यूज मिल रहे हैं, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आपके एसबीआई क्लर्क के, अगर आप आज ही ज्वाइन करोगे तो आपको 5 टेस्ट तो एसबीआई क्लर्क के ओपन हो चुके हैं, ऐसे पीओ के, ऐसी आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के स्टेटमेंट टेस्ट, तो आप जाकर अभी से टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं मेरे भाई। इसका जो प्राइस है वो 279 है, सेम कोड आप Y168 यूज करेंगे। ओके, वॉरियर प्रो आपका बैंक महापैक का पार्ट है, बैंक महापैक आपको 2499 का मिलता है 12 महीने के लिए, सेम कोड आप यूज कर सकते हैं।